वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अब दो खास मेहमान जुड़ गए हैं जो न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे बल्कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में कौन कौन सी ऐसी सीख हैं जो आपके लिए सीखना ज़रूरी है उस पर भी बारीकी से अपनी राय देंगे। हमारे साथ ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के MD पंकज मटवार जुड़ गए हैं और साथ ही रुंगटा सिक्योरिटीज़ के CFP हर्षवर्धन रुंगटा। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। आप दोनों जानते हैं कि हमारे देश में किस लिहाज से फिक्स डिपॉजिट लोगों को पसंद आता है और किस तरह से लोग उसमें अभी भी सेफ्टी, सिक्योरिटी और निश्चित रिटर्न के तौर पर निवेश करना पसंद करते हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो दरअसल यही है कि मौजूदा समय में किसी को अगर फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना हो तो उन्हें किस तरह की फिक्स डिपॉजिट में पैसे डालने चाहिए। तमाम तरह के बैंक यहाँ पर डिपॉजिट रेट बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन क्या वाकई फिक्स डिपॉजिट में मुनाफा है और अगर है तो कौन सा फिक्स डिपॉजिट मुनाफे वाला है, इस पर हम बात करेंगे। पंकज जी, एक एक करके हम तमाम पहलुओं को टच अपॉन करेंगे। तो सबसे पहले मौजूदा समय में फिक्स डिपॉजिट क्यों आपको लगता है कि काफी अट्रैक्टिव हो गया है? कविता, देखिए, काफी अट्रैक्टिव तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, लोग पसंद बहुत करते हैं क्योंकि बहुत पुराना एक माध्यम है सेविंग का, तो इसमें डिपॉजिट किया जाता है। लेकिन डेफिनेटली एक किसी भी व्यक्ति के पोर्टफोलियो में थोड़ा सा अगर FD हो तो अच्छा है। वजह यह है कि आपको यहाँ पर फिक्स रिटर्न मिलते हैं, गारंटीड रिटर्न मिलते हैं, रिस्क काफी कम है। भले ही रिटर्न कम मिलते हैं, लेकिन ये बात पता है कि जितना बता दिया गया कि इस FD का ये इंटरेस्ट रेट चल रहा है, आपको उतना मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर एक अच्छी ये भी है, अगर आप बैंक FD कर रहे हैं तो 5 लाख तक का जो डिपॉजिट है वो आपका इंश्योर्ड होता है। तो वो भी एक है कि अगर किसी केस में कभी ऐसा बोलते हैं कि बैंक में अगर कुछ हो गया, बैंक बंद हो गया तो क्या होगा, तो उस केस में वो डिपॉजिट आपका इंश्योर्ड भी है। तो इसके लिए इमरजेंसी के लिए या बहुत शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा FD में डिपॉजिट रखना ये सही है। लेकिन होता यह है कि कई बार इन्वेस्टर्स बहुत लंबे समय के लिए भी FD पर निर्भर रहते हैं। मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यदि हम 5-6% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते हैं और पोस्ट टैक्स तो खैर बहुत ही कम रिटर्न हो जाते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, थोड़ा बहुत सेविंग करना ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा FD पर रिलाय नहीं करना चाहिए। चलिए, लॉन्ग टर्म के लिए FD पर रिलाय नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। इस तरह की सीख हम रोजाना ही हमारे शो पर देते हैं और किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हर्ष, अगर किसी को मौजूदा हालात में फिक्स डिपॉजिट को शामिल करना ही अपने पोर्टफोलियो में, तमाम तरह के इससे बेहतर विकल्प भी हैं जहाँ जिनको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन कोई अगर फिक्स डिपॉजिट ही करवाना चाहता है तो वो किन सूरतों में कराए, किन कंडीशंस पे कराए? कविता, 2-3 चीजें हैं जो ध्यान में रखना होगा कोई भी फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर को। कि एक है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी जो स्कीम है वो 5 लाख रुपए तक पर डिपॉजिटर इन अ बैंक को सिक्योर रखता है। तो अगर आपका डिपॉजिट उससे ज्यादा एक पर्टिकुलर बैंक में है और अगर उस बैंक में कुछ भी दिक्कत आती है, अगर कोई कारण से बंद हो जाती है या कोई प्रॉब्लम्स में आती है, तो उसके ऊपर के जो डिपॉजिट अमाउंट है वो गारंटीड नहीं होता है। तो अगर कोई डिपॉजिटर अपने पैसे लगाना चाह रहा है तो ये कोई भी सिर्फ एक बैंक का नाम है बोल के आप अगर कोई भी बैंक में लगा दें तो आगे जाके अगर कुछ होता है उस बैंक को तो आपके डिपॉजिट में दिक्कत आएगी। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप जब भी डिपॉजिट करें उसमें अगर आप एक बहुत ही सिक्योर्ड बैंक देखें, जैसे नेशनलाइज्ड बैंक SBI हो गई, या प्राइवेट सेक्टर में ICICI, HDFC, कोटक, ऐसी कोई बैंक है जो बड़ी है और फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, अगर ऐसी बैंक्स की फिक्स डिपॉजिट रेट्स देखें और उसे कंपेयर करें अगर कोई दूसरी बैंक के जो मान लीजिए एक फाइनेंशियली वीक या स्मॉलर बैंक है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता इंटरेस्ट रेट में। तो इट इज बेटर कि आप अगर फिक्स डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तो बहुत ही लार्ज प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक्स में करें जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और या तो आप स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं जो पोस्ट ऑफिस के जरिए डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो स्मॉल सेविंग्स इज अगेन अ वेरी वेरी सिक्योर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। तो ये अलग अलग ऑप्शन है आपके सामने, और अगर आप उससे थोड़ा ज्यादा कमाना चाहते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं तो फिक्स डिपॉजिट अगर बैंक नहीं तो आप कोई कंपनी डिपॉजिट की तरफ भी देख सकते हैं जो हाईली AAA रेटेड कंपनी डिपॉजिट है, वैसे आप कंसिडर कर सकते हैं। उधर बैंक से थोड़ा ज्यादा आपको ब्याज मिलने की उम्मीद बनती है। तो इन शॉर्ट समरी में बताऊंगा कि बैंक को भी देख लें कि किस बैंक में कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल, फाइनेंशियली स्ट्रांग एंड लार्ज पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक में करें तो ज्यादा बेटर है।
किन सूरतों में कॉर्पोरेट एफडी को कंसिडर करना चाहिए पंकज जी? देखिए, कॉर्पोरेट एफडी में आपको थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, तो उसी हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर कॉर्पोरेट एफडी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहली बात ध्यान दें कि उनकी क्या स्टैंडिंग है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो जो बहुत ही अच्छे उदाहरण के तौर पर जैसे एचडीएफसी लिमिटेड है, तो एचडीएफसी लिमिटेड माना जा सकता है कि एक अच्छी कंपनी है, अच्छा कॉर्पोरेट है। तो इस तरह के कॉर्पोरेट एफडी में, कंपनी एफडी में डिपॉजिट करना ठीक है। लेकिन उसके अलावा ऐसे बहुत सारी छोटी कंपनी या छोटे कॉर्पोरेट मतलब होते हैं जहां पर इंटरेस्ट रेट तो आपको अच्छा ऑफर किया जाएगा, लेकिन आपका रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी बात जो हम बात कर रहे थे कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत आपका जो इंश्योरेंस होता है वो भी आपके सिर्फ बैंक एफडी पर होता है, कॉर्पोरेट एफडी पर नहीं होता है। लेकिन कविता, एक और विकल्प है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये क्योंकि आरबीआई ने अभी एक नए लाइसेंस दिए हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के, और यहां पर भी यदि आप डिपॉजिट करते हैं तो सेम 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट आपका इंश्योर्ड होता है। और ये 5 लाख क्योंकि एक बैंक के लिए है, तो एक व्यक्ति अगर ज्यादा करना चाहता है तो अलग अलग बैंक में कर सकता है, इस तरह से वो अमाउंट को बढ़ा भी सकता है। तो मेरे हिसाब से जैसे कि अभी हर्ष ने भी कहा, स्मॉल सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस की, वो तो डेफिनेटली अच्छा विकल्प है ही। उसके बाद आपके पास जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक या बड़े प्राइवेट बैंक, वो अच्छा है। उसके बाद कॉर्पोरेट एफडी में जाने से पहले मेरे हिसाब से स्मॉल फाइनेंस बैंक एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक या इक्विटास, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनमें 7.5% तक का भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सालाना। तो मेरे हिसाब से ये भी कंसिडर किया जा सकता है। तो पंकज जी, इन तरह के ऑप्शंस में कितनी अवधि तक के लिए आपको पैसे लॉक इन करने चाहिए? लंबा समय तो नहीं देना चाहिए ना किसी भी एफडी को? बिल्कुल सही कहा कविता आपने। देखिए, हालांकि इंटरेस्ट रेट लंबे समय के लिए ज्यादा मिल रहे हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो यहां पर हो सकता है कि आपको मिनिमम 2.75% का भी इंटरेस्ट मिले, डिपेंडिंग ऑन टेन्योर, क्योंकि हर बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट है और अलग अलग टेन्योर के लिए अलग रेट है। तो मेरी सलाह यह है कि आप रेट के हिसाब से यहां ना करें, उसके बजाय आपको जो इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए शॉर्ट टर्म में, तो 3 साल 4 साल इस तरह की एफडी हो सकती है, या उससे भी शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में देखिए डिपॉजिट करते तो हैं, लेकिन सलाह यही होगी कि लंबे वक्त में आपको एफडी के ये 5-6% पे या उससे कम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ती रहेगी, आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। आपको लगेगा कि 1 लाख बढ़कर 1,06,000 हो गया है एक साल में, लेकिन वो 1,06,000 में आप वो नहीं खरीद पाएंगे जो आज 1 लाख में खरीद सकते हैं। तो इसके लिए आप एफडी पर ज्यादा रिलाय ना करें, उसके मुकाबले बाकी और बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन मैंने अभी यहाँ पर कुछ चीजों जिक्र किया है कि अगर करना ही है तो ये आपके सामने है। चलिए, तो यहाँ पर एफडी में निवेश के क्या है फायदे और किस तरह की फिक्स डिपॉजिट में आपके लिए है मुनाफा, इस पर तो हमें चर्चा कर ली है। लेकिन शो को आगे बढ़ाएंगे और दर्शकों के सवालों की ओर रुख करेंगे। और हर्ष के लिए सवाल पूछना चाहते हैं हमारे दर्शक विकास शेलके, जो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। विकास, गुड इवनिंग, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं वापी गुजरात से बोल रहा हूँ मैडम। वापी गुजरात से बोल रहे हैं, बताइए आपने निवेश करना अभी तक शुरू नहीं किया है? नहीं, निवेश करना तो चालू किया है मैंने, तो 20,000 का एसआईपी चालू किया है 2-3 इयर्स पहले। तो मेरा अच्छा, शुरू कर दिया आपने? हाँ हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है, एसआईपी अच्छा है या स्टॉक मार्केट अच्छा है? चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है हर्ष इनका। और विकास अकेले नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो यही समझना चाह रहे होंगे स्टॉक्स में निवेश करें या म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाजार में निवेश करेंगे। हर्ष, दोनों में क्यों नहीं निवेश करना चाहिए? निवेश तो दोनों ही विकल्प बहुत बढ़िया है, क्या कहेंगे? जी हाँ कविता, तो एक्चुअली अगर हम डायरेक्टली स्टॉक्स खरीद रहे हैं और हम म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस ट्रिकी एक्चुअली कंपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे कौन निवेशक हैं जो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आइडियली वही हैं जो स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हैं, जो इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं, जिन्हें डेवलपमेंट्स क्या होने वाले हैं उस बेसिस पे वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर में या कौन सी कंपनी को उनको इन्वेस्ट करना है। तो एक अप्रोच ऑफ कोर्स होता है टॉप डाउन और एक बॉटम अप। तो एनीवेज आप
अगर स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हैं, इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं, आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी खरीदनी, कब खरीदनी और कब बेचनी। अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं तो बेशक आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ऐसे कई इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि वो एक अच्छा जरिया है जिसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उनमें ये क्षमता नहीं होती कि वो डायरेक्टली डिसाइड कर सकें कि भाई कौन सी कंपनी में करना और कब करना। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड एक बीच में एक जरिया बन जाता है। वो एक इंस्टीट्यूशन है जो आपके और स्टॉक मार्केट के बीच में है और वो एक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। मान लीजिए एक फंड मैनेजर है, उनकी रिसर्च टीम है, तो पूरा ग्रुप है, पूरी टीम है जो यही काम करती है कि रिसर्च काम, कि कब खरीदना, कब बेचना, कौन सी कंपनी को कब फायदा होने वाला है। तो अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है लेकिन पता नहीं कैसे करना या वक्त नहीं है आपके पास कि आप उसे ट्रैक कर सकें, तो आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड को देते हैं। म्यूचुअल फंड हाउस अपने फंड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज के बेसिस पे आपके बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक प्राइमरी फर्क है कि किस तरह के निवेशकों को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट यह है कि रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास जितनी लिमिटेड पूंजी है उसमें आप कितनी कंपनी खरीद पाएंगे। मान लीजिए आप लाख रुपया या 10 लाख या 1 करोड़ रुपया जमा करना चाहते हैं, आप कितनी कंपनी इसमें खुद से कर पाएंगे। आप वही पैसे अगर मान लीजिए 10,000 रुपए भी आप अगर म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो 30 से 40 कंपनी में आपका पैसा ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी म्यूचुअल फंड में ज्यादा बेनिफिट होता है और डायरेक्ट इक्विटी में लिमिटेशन हो जाती है कि आप कितनी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो कविता आपका सवाल था कि क्यों ना हम दोनों का कॉम्बिनेशन करें, तो यस आप ये भी कर सकते हैं और ये किन इन्वेस्टर्स के लिए काम आता है। हर एक इन्वेस्टर्स की ना एक स्पेशलिटी होती है, एक एक्सपर्टीज होती है कि अगर वो स्टॉक मार्केट को ट्रैक भी कर रहे हैं तो सारे सेक्टर्स को वो ट्रैक नहीं कर पाएंगे। उनकी एक स्पेशलाइजेशन होती है कि मान लीजिए वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को या एक पर्टिकुलर कंपनीज है उनको ही ट्रैक कर सकते हैं। तो वैसे में वो अपने पैसे जब डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाएं तो उन्हीं हैंडफुल सेक्टर्स में लगाएं और उन्हीं कंपनीज में लगाएं। लेकिन जो सेक्टर्स आप ट्रैक कर रहे हैं उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं जो आप ट्रैक नहीं करते। तो इस सिचुएशन में जिन कंपनियों को आप ट्रैक कर सकते हैं आप उसमें डायरेक्टली खरीदेंगे और जिन कंपनियों को आप ट्रैक नहीं कर सकते लेकिन एक्सपोजर चाहते हैं वो आप म्यूचुअल फंड के जरिए कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं आपके सामने जो आप यूज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसा ही एक जरिया है जिससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। आपको कन्वीनियंस है कि आप 1000 या 2000 या 5000 10,000 रुपए भी आप हर महीने करें तो आपको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और लगातार आपको एक अच्छा बास्केट ऑफ स्टॉक्स मिलते रहेगा। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन हैं, कोई फिक्स रूल नहीं है कि कोई भी एक अच्छा या दूसरा अच्छा नहीं है। ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर टाइप पे, कौन कितना मार्केट को ट्रैक कर सकता है, कितना इन्वॉल्व होना चाहता है, उस बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि डायरेक्ट स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड। पंकज जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात का तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना कि आप स्टॉक में भी निवेश कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि शेयर्स में ही निवेश करता है। तो जरूरत से ज्यादा एक्सपोजर टू अ पर्टिकुलर स्टॉक और सेक्टर, इन सब बातों का ख्याल आपको क्या रखना चाहिए, क्या रखना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए अगर आप ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के मुकाबले आप एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीद रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं, तब आप वो स्टॉक बाय कर लीजिए। मान लीजिए आपको चलता है कि ऐसा पता चलता है कि एक आईटी स्टॉक है, एक कंपनी है जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ऐसी उम्मीद है, तो आप बाय कर लीजिए। अदरवाइज आपको ओवरऑल मार्केट से रिटर्न कमाने हैं तो फिर प्रोफेशनल मैनेजमेंट है और ट्रांसपेरेंसी है, कन्वीनियंस है, तो आप क्यों ना म्यूचुअल फंड के जरिए करें। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो वही है कि इक्विटी मार्केट का आपको फायदा मिलना चाहिए। तो मेरी सलाह है कि रिटेल निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड बेटर चॉइस है, लेकिन आपको अगर यह लगता है कि आप फंड मैनेजर से बेहतर रिटर्न अर्न कर सकते हैं और एक किसी स्टॉक में आपको लग रहा है, कुछ स्टॉक्स में लग रहा है, तो अब आप थोड़ा उसमें एक्सपोजर ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हर्ष, टू समिट अप, क्या सलाह देंगे आप एंड में? मैं यही कहूंगा कि कोई भी फिक्स रूल नहीं है, सिंपल सी चीज है, जो आपकी प्रोफाइल है, जो आपकी क्षमता है, आप उसी बराबर करें। अपने आप को चैलेंज ना करें, ना ही स्टॉक मार्केट को चैलेंज करें। स्टॉक मार्केट को कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। जितनी आपकी कैपेबिलिटी आप उतना ही करें और रिस्पेक्टफुली डिसाइड करें कि भाई आप कितने स्टॉक में करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड के जरिए। अगर आप में एक्सपर्टीज है तो बेशक स्टॉक मार्केट में करें, नहीं है तो चैलेंज ना करें और म्यूचुअल फंड के जरिए करें।
चलिए विकास, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो कि कहाँ कैसे आपको निवेश करना है। आप फिलहाल जो निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, उसमें बरकरार रहिए। अगर पोर्टफोलियो चेक करवाना चाहते होंगे तो फंड्स के नाम हमें भेज दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, दीपेश हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। दीपेश नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। बताइए, आपने अपना निवेश पोर्टफोलियो हमें दिया हुआ है और 15 से 20 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं। आपके पास लगभग 6 फंड्स हैं और आपने सभी के लिए एक लक्ष्य भी अंकित किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पंकज जी बताएं, क्या सलाह होगी दीपेश के लिए? दीपेश, देखिए, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ एनपीएस और पीपीएफ में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन जो टारगेट आपने लिए हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में 18,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं, तो जैसा आपने कहा है कि 2 से 2.5 करोड़ आपको चाहिए बच्चों की एजुकेशन, घर बनाना है इन सब के लिए, और अलग से 5-6 करोड़ आप चाहते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। लेकिन यदि मैं 18,000 की बात करूं कि 18,000 की एसआईपी आप करें 20 साल के लिए, और हम 12% का यदि CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एज्यूम करें, तो लगभग 1,65,00,000 यहां पर बन पाएंगे। तो क्योंकि आपका गोल काफी बड़ा है, 5-6 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, और ये 10,000 रुपए जो आप एनपीएस में कर रहे हैं उसको भी मैं अगर पकड़ूं तो भी काफी गैप है। तो मेरी सलाह आपको एक तो ये होगी कि आप एनपीएस में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 10,000 पर मंथ, उसको रिड्यूस करें। उसके मुकाबले यदि आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न थोड़े बेटर मिलेंगे उससे, तो आपको थोड़ी आसानी होगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और साथ ही आप इस अमाउंट को जो निवेश अभी कर रहे हैं 18,000, उसको कितना और बढ़ा सकते हैं उस पर आप ध्यान दें, तभी ये गोल्स आपके अचीव हो पाएंगे। और जहां तक स्कीम्स का सवाल है, स्कीम्स आपके पास सभी अच्छी स्कीम्स हैं, आप उनमें बने रहें, उनमें आपको कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एनपीएस में एक्सपोजर कम करके म्यूचुअल फंड में बढ़ाया जाए, वो बेहतर रहेगा। दीपेश, कोई सवाल पूछना है आपने पंकज जी को? जी सर, एक्चुअली क्या है, पीपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरी तरफ से है, एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरी सैलरी से ऑटो डिडक्ट होता है। आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो तो मैं कम नहीं कर सकता। क्या मैं एक्स्ट्रा और कोई फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लूं? कोई और करने की बजाय, जैसे कि आपके पास कैनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड है, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें आप ऐड कर लें। तो इन एग्जिस्टिंग फंड्स में ही ऐड करें। और साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दीपेश, आपने जैसे कहा कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है, आपको शायद पता होगा वहां पे एक चॉइस है। यदि आप डिफॉल्ट स्कीम में हैं तो अभी आपके पास LC25, LC50 का भी ऑप्शन है, यानी कि लाइफ साइकिल बेस्ड पोर्टफोलियो होता है, वहां पर इक्विटी एक्सपोजर बढ़ जाता है। LC25 में 25% और LC50 में 50%। तो आप ऐसा कर सकते हैं ताकि आपके रिटर्न थोड़ा उसमें अधिक बन सके। दीपेश, बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। 5 करोड़ आपने इकट्ठा करने हैं और आप 12,000 की एसआईपी कर रहे हैं। और मुझे कितने साल से कर रहे हैं आप ये एसआईपी? अभी 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए, चलिए हाँ। बहुत बढ़िया। निवेश आगे चलकर बढ़ाएंगे ना? हाँ, बढ़ाएंगे। ऑलराइट, हर्ष, आनंद के लिए क्या सलाह? आनंद, आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है म्यूचुअल फंड का, जो 4 स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और 8,000 टोटल एसआईपी है आपकी, तो वो स्कीम्स अच्छी हैं और एलोकेशन भी ठीक है, तो ऐसा कोई भी बदलाव करने की मुझे जरूरत नहीं लग रही। सिर्फ है, आपने कहा कि आपको 5 करोड़ इकट्ठा करना है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कितने वक्त में आपको करना है। तो अगर हम एक बैकवर्ड कैलकुलेशन लें कि आप 8,000 रुपए कर रहे हैं और 5 करोड़ आपको इकट्ठा करना है, और अगर आपको ये लॉन्ग टर्म जो इक्विटी रिटर्न हमें एस्टिमेट करते हैं करीबन 14% का, तो आपको करीबन 30 साल लगेंगे ये 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए। सो मैं आपको खाली टेन्योर बता रहा हूँ कि अगर 5 करोड़ इकट्ठा करना है और 8,000 रुपए आप जमा कर रहे हैं तो 30 साल लगेंगे ये पूरा कॉर्पस इकट्ठा होने में। और जैसे कविता ने भी कहा कि आप अपनी एसआईपी बढ़ाते रहिए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है एक रूल बना लीजिए कि अगर आपकी इनकम 10% बढ़ती है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी 10% तो कम से कम बढ़ना चाहिए। तो टेन्योर इन सिंक विथ योर इनकम।
और आगे जाते हुए ये इन्फ्लेशन के बराबर भी आपको एक कॉर्पस इकट्ठा करके देते रहेगा। सिर्फ 5 करोड़ आप अगर सोच के चलेंगे तो अच्छा लगता है आज की तारीख में सुनना, लेकिन 30 साल बाद उसकी वैल्यू शायद कितनी कम होगी ये आपको आज हम अंदाजा शायद नहीं लगा पाए। तो आप इनकम बढ़ेगी, SIP बढ़ाते रहिए और उस तरह से अपना पोर्टफोलियो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपको रियल कॉर्पस आपके हाथ में आएगा। और ऑफ कोर्स जो स्कीम्स आपने इन्वेस्ट किया है वो स्कीम्स जैसे आज रिव्यू कर रहे हैं वैसे उसे रेगुलरली करते रहिएगा। तो 1 in 2 years कहते हैं कि इट्स डिसेंट इनफ टू रिव्यू एन SIP पोर्टफोलियो। तो 2 साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहिए। आनंद, कोई सवाल आपने पूछना है हर्ष को? अपार्ट फ्रॉम SIP कुछ और भी निवेश है मेरे, मतलब मैं NPS और PPF में थोड़ा थोड़ा डाल रहा हूँ, तो वो चलेगा ना या कुछ बाइफर्केशन करना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, सो आई थिंक PPF इज अ वेरी गुड डेट एलोकेशन। तो आपको इक्विटी डेट का एलोकेशन तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि एक एसेट एलोकेशन प्लान बना के चलिए जिसमें इक्विटी डेट दोनों हो। तो इक्विटी आप SIP के जरिए कर रहे हैं, वेरी नाइस। PPF इज अ वेरी गुड डेट इन्वेस्टमेंट, टैक्स फ्री है लॉन्ग टर्म के लिए। आई मीन टू अर्न अ टैक्स फ्री रिटर्न ऑफ इन एक्सेस ऑफ 7% एज ऑफ टुडे बहुत अच्छा है, तो आप उसमें कंटिन्यू करें। NPS ऑफ कोर्स आई डोंट नो आपका मैंडेटरी डिडक्शन है कि आप खुद से कर रहे हैं, अगर मैंडेटरी डिडक्शन है तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। और मोस्ट सर्टेनली आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करते रहे, लो कॉस्ट प्रोडक्ट। मुझे पर्सनली NPS वॉलंटरी बेसिस पे अच्छा नहीं लगता, बट अगर आप कर ही रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। ये नहीं कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है इन टर्म्स ऑफ विड्रॉल इवन एट एज 60। तो अदरवाइज इट्स अ गुड प्रोडक्ट विद लो कॉस्ट, तो कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, चलिए, तो ये सलाह है आनंद के लिए, लेकिन बाकी दर्शकों के सवाल भी शो में हम शामिल करेंगे। उससे पहले एक बार निवेश के गुरु मंत्र की ओर रुख कर लेते हैं। पंकज जी, बताएं आपका गुरु मंत्र क्या है निवेश का आज? कविता, इन्वेस्टर्स अक्सर जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो NAV की बात करते हैं, और कई बार बहुत से इन्वेस्टर्स को लगता है कि NAV कम है तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो स्कीम बाय करनी चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करूंगा कि आपकी NAV 10 रुपए हो या फिर 100 रुपए, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आपको 10,000 यूनिट्स मिले या 1,000 यूनिट्स, अल्टीमेटली डिपेंड करेगा कि अंडरलाइन जो पोर्टफोलियो है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर 20% रिटर्न मिलना है तो आपकी 10 रुपए की NAV 12 रुपए हो जाएगी, और आपकी अगर NAV 100 रुपए है तो 120 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करते समय स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस देखें, उसका पोर्टफोलियो देखें कि भविष्य में वो कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन उसकी NAV कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान में रखें। हर्ष? वेल कविता, मैं ये कहूंगा कि इक्विटी जो एसेट क्लास है वो वन ऑफ द ओनली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आपको कंफर्टेबली इन्फ्लेशन बीट करने की क्षमता है। सो एवरी इंडिविजुअल, आप यंग हैं या ओल्ड हैं, आप रिस्क अवर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इक्विटी में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आपको इक्विटी अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना ही होगा, लाना ही होगा, उसमें चॉइस नहीं। अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है, आपका जो एलोकेशन है वो आप कम रख सकते हैं, 10% या 20% पे रखिए, लेकिन इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो इसके बारे में जरूर सोचिए किस तरीके से करना, वो हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड एक जरिया है, SIP है जिसके थ्रू आप मार्केट की वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी आपको अपने पोर्टफोलियो में कम हो ज्यादा हो आपको ऐड करना होगा। आप यंग हैं, ओल्ड हैं, रिस्क अवर्स हैं, आपको इक्विटी ऐड करना होगा। और दूसरी बात ध्यान रखिए, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 8 से 10 साल का होराइजन लीजिए और अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी को जरूर दिखाएं। चलिए, अगले दर्शक भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनका नाम है अंकेश गोयल। अंकेश, गुड इवनिंग, बताएं अपने बारे में कुछ और क्या पोर्टफोलियो है आपका? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, मेरी ना 2-3 पॉइंट है। हाँ जी, आपने नाम भेजे हैं उनके? जी सॉरी मैम। जी, उनके नाम हमारे पास हैं, आपने जो फाइनेंस में निवेश किया हुआ है। हाँ हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं ईयर 2049 में रिटायर हो जाऊंगा फ्रॉम माई करंट जॉब। अच्छा, ओके, है ना, और 2045 तक मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन है। ठीक है। तो मैम, जो भी मैं फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या वो मेरे लिए ठीक है? मैं कितना कॉर्पस जुटा पाऊंगा? और ये मेरी जो टोटल मंथली इन्वेस्टमेंट है ना मैम, इट इज 1/3 ऑफ माई इन हैंड सैलरी।
ओके, है ना? ठीक है। तो हाँ, आपका अभी का खर्चा कितना है? अगर मैं एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस अगर आपके पूछना चाहूँ तो। मैम देखिए, मैं तो जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। अच्छा, तो मैं तो है कि मेरा लमसम जो है महीने का 40-45 हजार रुपये घर वालों को दे देता हूँ। उसके बाद अपने लिए जो रखता हूँ वो मैं इन्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा बहुत एफडीज में और एक बड़ा हिस्सा अपना एसआईपीज में। एनपीएस में मेरा एम्प्लॉयर इन्वेस्ट कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। ओके, चलिए अंकित जी, आपका सवाल समझ में आ गया है। पंकज जी बताएं कैसे सहायता करेंगे इनकी। बिल्कुल, देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में भी है और एनपीएस में आपने बोला कि मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में एक तरफ तो आपने एक हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, एसबीआई अग्रेसिव हाइब्रिड में, और एट द सेम टाइम आपने स्मॉल कैप में एक्सपोजर बहुत ज्यादा लिया हुआ है। तो आपको डिसाइड करना होगा, हालांकि टाइम बहुत लंबा है, 45 की आप बात करें, 2045 तो मतलब काफी साल हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा एक तरह के मार्केट कैप या एक तरह के सेक्टर्स में एक्सपोजर नहीं रखना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है और उसको देखते हुए आप एसबीआई हाइब्रिड फंड में 1000 रुपीज की एसआईपी कर रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यू करते रहें। लेकिन स्मॉल कैप में जैसे आप एसबीआई स्मॉल कैप में 4000 रुपीज कर रहे हैं तो आप उसमें 2000 करें। एसबीआई और साथ ही एक्सिस स्मॉल कैप में भी कर रहे हैं, उसको आप रोक दें, उसकी जगह पे एक मिड कैप फंड आप ऐड कर लें जो मिसिंग है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, उसमें आप रहिए। साथ ही एक फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड या निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, इन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड को शामिल कीजिए। तो इस तरह से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। साथ ही जहां तक आपका एनपीएस का सवाल है, हालांकि आपने कहा कि वो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है, बट अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कॉर्पोरेट के एम्प्लॉई हैं आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? तो शायद फोन लाइन पर नहीं है, आप दोनों सिनेरियो में जवाब दे सकते हैं पंकज जी। तो क्या होता है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अभी अलाउड है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसमें वो ये कर सकते हैं कि उसे डिफॉल्ट ऑप्शन की बजाय अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। तो LC 25 बोलते हैं, एक लाइफ साइकिल 25 और लाइफ साइकिल 50। तो अगर आप इन्हें ऑप्ट करते हैं तो आपका इक्विटी एक्सपोजर बढ़ जाता है। तो आप बाकी तो कुछ नहीं कर सकते, जो कंट्रीब्यूशन है आपका एम्प्लॉयर का 14%, मतलब गवर्नमेंट का 14%, अपना 10%, बट एटलीस्ट एलोकेशन चेंज होगा तो लंबे वक्त में रिटर्न बढ़ जाएंगे। ये आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। चलिए अंकित, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो और इसी के साथ मेरे ख्याल से शो को भी हमें समेटना होगा क्योंकि समय खत्म हो चुका है। लेकिन पंकज जी आपका और हर्ष आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकाला और दर्शकों की आज इतने विस्तार से फाइनेंशियल प्लानिंग की और उनकी सहायता की आर्थिक लक्ष्यों को पूरा कर पाने की। लेकिन हम शो को तो यहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे हमें उम्मीद है आपके सवालों की। जी हाँ, 18 नाउ स्वदेश पर ये इकलौता ऐसा शो है जहाँ पर हम आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं, आपकी जिंदगी के हर छोटे बड़े लक्ष्य को पूरा करने में आपकी सहायता करते हैं, आपको राह दिखाते हैं कैसे आप हम तक पहुंच सकते हैं। ये अगर आप सवाल सोच रहे हैं, अपने आप को पूछ रहे हैं, तो देखिए नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। ये हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप सीधा हम तक संपर्क जो है वो साध सकते हैं। सवाल यहां पर भेजिए, हम शो पर कराएंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। दीजिए इजाजत, नमस्कार।